जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक स्लैशर फिल्म कैंडी कॉर्न के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ चार दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम माइक होता है और वो लोग आपस में हैलोवीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना वो हैलोवीन पे लोगों के साथ प्रैंक करें, जिससे कि लोग परेशान होंगे और उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। ये सुन के माइक उससे कहता है कि वो तो जेकब को ही बुली करेगा, क्योंकि जेकब को वो हमेशा बुली करता आया है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, दरअसल जेकब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था और वो काफ़ी शरीफ था, जो कि उनसे दूरी बना के रखता था। लेकिन फिर भी माइक हमेशा उसके पास जाके उसे परेशान किया करता था। जब वो लड़की ये सुनती है तो उनसे कहती है कि उन्हें प्रैंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग परेशान होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ जाती है। वो ये भी कहती है कि जेकब बहुत ही शरीफ लड़का है, तो उसे सताना वो लोग बंद करें। ये सुन के माइक हंसने लगता है और उससे कहता है कि उसे सताने में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से भी कहती है कि वो माइक की बात बिल्कुल ना माने, लेकिन माइक उसे धमका देता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी वहाँ से उठते हैं और मैनेजर के पास जाते हैं बिल पे करने के लिए। उन्हें देखकर मैनेजर उनसे पूछता है कि आखिर इस हैलोवीन पे वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। ये सुन के माइक उससे कहता है कि वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं। ये सुन के मैनेजर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो भी ये दृश्य देखना चाहता है। माइक उससे कहता है कि वो उसे वहाँ पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और ये उनके दोस्तों के बीच की बात है, तो उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बंदा उसे रिक्वेस्ट करता ही रहता है, जिससे कि माइक राजी हो जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वो जेकब का टॉर्चर देख सके। उसके बाद हमें जेकब दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शरीफ लड़का था और वो मेंटली इल भी था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जेकब हमेशा टीवी देखता रहता था, लेकिन टीवी के अंदर कुछ आता ही नहीं था और वो बस टीवी को ऑन करते हुए उसे घूरता ही रहता था। उसे कैंडीज़ खाना बहुत पसंद था और स्पेशली कॉर्न कैंडीज़, और वो एक बास्केट भी रखता था जिसमें वो ढेर सारी कॉटन कैंडीज़ इकट्ठा करके रखता था और वो हमेशा अपनी साइकिल से ही घूमता रहता था। हैलोवीन का जब फेस्टिवल हो रहा होता है तो जेकब वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, इसलिए जब वो अपनी जॉब पर जाता है तो फेस्टिवल का ओनर उससे पूछता है कि आखिर उसे देर क्यों हो गई। तो जेकब उसे बताता है कि वो कोई काम कर रहा था। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो अपना काम बहुत ही लगन से करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं और उसे उनका ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने उसे अंदर भेज देता है ताकि वो तैयार होकर बाहर आ सके, और जब वो तैयार होकर बाहर आता है तो वो अपने सामने माइक और उसके दोस्तों को देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। माइक जेकब को परेशान करने लगता है और उसे बुली करता है, लेकिन जेकब खड़े खड़े बस उसकी बातें सुने ही जा रहा था। जब माइक वहाँ से जाने लगता है तो जेकब उसे धक्का दे देता है, क्योंकि उसे उसकी बातें बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी। धक्का खा के माइक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, और साथ में ही उसके दोस्त और वो मैनेजर भी उसे पीटने लगते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जेकब की सांसें चलना बंद हो गई हैं, और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेकब की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे। और वहीं पे जेकब की जो दोस्त होती है वो उसे मरता हुआ देख लेती है और वो अपनी आवाज़ रोक के वहीं पर रोने लगती है, ताकि उन लोगों को ये ना पता चल सके कि उसने वो देख लिया है। उसके बाद माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, बल्कि वो लोग बहुत ही चिल थे, मानो कि जेकब की मौत उन्होंने करी ही ना हो। माइक कहता है कि उसके मरने में जेकब की ही गलती है, क्योंकि जेकब हर साल उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता आया था। अगर वो उन्हें रोकता तो वो रुक जाते, लेकिन वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता आता था, जिसकी वजह से वो बार बार उसे टॉर्चर किया करते थे, और इसी कारण की वजह से आज उसकी मौत हुई है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है, जो कि उनसे कहती है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, और वो लोग उसे शांत कराते हैं और उसे कहते हैं कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। इधर उस फेस्टिवल का ओनर जब जेकब की लाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा। वो बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसके इवेंट पे उसके वर्कर की मौत हो गई थी और जेकब उसे काफ़ी अच्छा लड़का भी लगता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो जेकब को एक चमड़ी का मास्क पहना देता है और उसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जेकब जिंदा हो गया है, यानी कि किसी और की सोल उसके अंदर आ चुकी है। अब जेकब वापस आ चुका था और उन्हें उन लोगों से बदला लेना था, क्योंकि उन लोगों ने उसे जान से मार डाला था। इधर माइक की दोस्त शेरिफ के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे माइक और उसके दोस्तों ने मिलकर जेकब को जान से मार डाला है। ये सुन के शेरिफ उससे कहता है कि वो उसकी रिपोर्ट को कुछ देर में लिख लेगा और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसकी दोस्त की मौत की सज़ा उसके गुनहगारों को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद वो घर में जाता है, जहाँ पे वो माइक से मिलता है और हम जान पाते हैं कि दरअसल वो शेरिफ माइक का पिता है। वो माइक से पूछने लगता है कि आखिर उसने उस मासूम को क्यों मारा, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक शेरिफ का बेटा मर्डरर बन गया है। लेकिन माइक उससे कहता है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। वो अपने पिता को झूठ बोल देता है और उसकी तहकीकात करने के लिए अगले दिन उसका पिता सर्कस में जाता है, जहाँ पे वो इवेंट ओनर से मिलता है और उससे पूछता है कि जेकब कहाँ पर है।
ये सुन के ओनर उससे कहता है कि जेकब अभी अपने घर में होगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों ने उसे बुली किया था और मरने की हालत में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उसने उसकी मरहम पट्टी करी जिससे कि वो ठीक हो गया है और अब उसने उसे अपने घर में भेज दिया है और वो घर के अंदर होगा। ये सुन के शरीफ उसका शुक्रिया अदा कहता है उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद शरीफ जेकब के घर जाता है पूछताछ करने के लिए। वो दरवाजे पे आकर दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, जैसे कि शरीफ को लगता है कि शायद उसे घर में कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन हम घर के अंदर से किसी को देख पाते हैं जो कि शरीफ पर नज़र बनाए हुए था। इधर वो लड़की जिसने रिपोर्ट लिखाई होती है उसके पास उसका दोस्त आता है जो कि उसे बताता है कि शरीफ को अभी सबूत नहीं मिला है कि वो मरा है या नहीं, क्योंकि उसके ओनर का कहना है कि वो अभी जिंदा है। ये सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और सोचती है कि काश जेकब जिंदा हो। इधर वो मैनेजर जब अपने रेस्टोरेंट में होता है तो वहाँ पर वो एक बंदे को बताता है कि उसकी हैलोवीन बहुत ही अच्छे से गुजरी, क्योंकि उसने जो काम किया है वो करके उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ देर बाद वो जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक पम्पकिन बास्केट पड़ी हुई है और उसके अंदर कॉर्न कैंडीज़ भी हैं। ये देखकर वो उन कॉर्न कैंडीज़ को खाने लगता है और तभी अचानक उसके पीछे जेकब आ जाता है और जब वो जेकब को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जेकब उसका गला दबाने लगता है और उसे एक हाथ से उठा देता है और दूसरे हाथ से वो उसके पेट में हाथ डालता है और उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल देता है, जिससे उस मैनेजर की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब शरीफ को पता चलता है कि वहाँ पे मैनेजर की मौत हो गई है तो वो वहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ पर उसे मैनेजर की लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। वहीं पर उसे कई सारी कॉर्न कैंडीज़ भी ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती हैं। उसे ये बात पता था कि मैनेजर ने भी जेकब को उस दिन टॉर्चर किया था और ये जान के उसे लगता है कि शायद जेकब ने ही इसे जान से मारा है। जब शरीफ बाहर जाता है तो वो कपल वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उन्हें बताता है कि मैनेजर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है और आसपास कैंडीज़ गिरी पड़ी हैं और कैंडीज़ तो सिर्फ एक ही आदमी खाता है, वो है जेकब, यानी कि उसका कत्ल जेकब ने किया है। ये सुन के वो बंदा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद जेकब उनसे ही बदला ले सकता है। इसीलिए माइक और अपने दोस्तों के पास जाके उन्हें बताता है कि जेकब वापस आ गया है उन सबसे बदला लेने के लिए, इसीलिए उन्हें अब सतर्क रहना पड़ेगा। माइक उससे कहता है कि जेकब बहुत ही कायर लड़का है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को जान से मार डाले, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि जेकब ने उसे मारा होगा। उन्हें ये भी कहता है कि उसे लगता है कि शायद मैनेजर का कोई दुश्मन रहा होगा जिसने उसे जान से मार डाला है, क्योंकि जेकब तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये बात जान के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब उसका एक दोस्त अपने घर में होता है तो उसे अचानक महसूस होता है कि उसके घर में कोई मौजूद है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने पम्पकिन बास्केट नज़र आती है और उसके अंदर कॉर्न कैंडीज़ मौजूद थीं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये चीज़ यहाँ पर कैसे आ गई। जब वो उस चीज़ को वहाँ से हटाने के लिए जाता है तो अचानक से जेकब दूसरे कमरे से वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसको पकड़ लेता है और उसके पेट में हाथ डाल के उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है, जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर शरीफ उस ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है उस मर्डर के बारे में, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये मर्डर किसने किया है। उसे उस रात जेकब जख्मी हालत में मिला था और उसने उसकी मरहम पट्टी करी और उसे उसके घर भेज दिया रेस्ट करने के लिए। उसकी पूछताछ करने के बाद जब वो बाहर आता है तो डेप्यूटी उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि माइक के एक दोस्त की मौत हो गई है। ये सुन के शरीफ हैरान हो जाता है और वो उसकी लाश के पास जाता है तहकीकात करने के लिए और वो देखता है कि उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, ठीक उसी तरह जैसे कि उस मैनेजर को मारा गया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब ये जेकब का ही काम हो सकता है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ जेकब के घर जाता है तहकीकात करने के लिए। वो जेकब को आवाज़ लगाता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसीलिए वो ब्रेक इन कर जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पे जब वो बेडरूम में जाता है तो उसे बहुत तेज़ बदबू आती है और जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर किसी की सड़ी हुई लाश नज़र आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि आखिर वो किसकी लाश है। तभी उसे पता चलता है कि दरअसल वो जेकब की माँ की लाश है, जिसे उसने ग्रेवयार्ड से निकाल के वहाँ पे रखा हुआ था। शरीफ अपनी टीम को भेज देता है ताकि वो जेकब की तलाश कर सके और वो खुद भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब जेकब ज़रूर उसके बेटे माइक के लिए आएगा, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो हो सकता है कि जेकब उसे भी जान से मार डाले। शरीफ सारे घरों में जाता है और सबसे कहता है कि वो खिड़की दरवाजे बंद कर लें और कोई भी बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि यहाँ पे एक कातिल घूम रहा है जो कि किसी को भी जान से मार सकता है। ये खबर जब सर्कस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है तो वो ओनर से कहते हैं कि शायद ये उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा उनके शहर में पहले कभी भी नहीं हुआ और उसने जेकब की मदद करी है और उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और उन लोगों का फेस्टिवल भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो कमाई भी नहीं कर पाएंगे। वॉरेन उनसे कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दरअसल वो सभी गरीब लोग हैं जो कि हमेशा अमीरों से बुली होते आए हैं।
जेकब भी उनमें से ही एक था और माइक बहुत ही पावरफुल है जिसने उसे जान से मार डाला था। ये अमीर लोग उन लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और कभी भी कुचल देते हैं और वो लोग कभी भी पलट के वार नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि इसमें उनका ही नुकसान हो जाएगा। माइक और उसके दोस्तों ने मिलकर जेकब को जान से मार डाला था और बस मैंने उसे जिंदा किया ताकि वो अपना बदला ले सके। ये सुन के वो सभी एम्प्लॉयज़ रोने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और जेकब जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि उन्हें पावरफुल लोगों के साथ लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। इधर वो कपल जब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वो लड़की वॉशरूम में जाती है कुछ काम करने के लिए और जब वो बाहर आती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी अचानक वो अपने पीछे जेकब को देखती है और उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेकब वहाँ पर आकर उसकी जीभ काट देता है जिससे उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे शेरिफ अपने डिप्टी के साथ आ जाता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है कि उस कपल के पीछे भी जेकब जाए। जब वो अंदर जाता है तो उन्हें उस कपल की लाश पड़ी हुई मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि जेकब यहाँ पे अपना काम कर गया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो माइक को कॉल करता है और उसे कहता है कि बेटा तुम घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना क्योंकि उसके जो भी दोस्त हैं वो सारे मारे जा चुके हैं और अब जेकब उसके पास आएगा उसे जान से मारने के लिए, तो सतर्क रहे और सारी खिड़की दरवाज़ों को बंद करके रखे। माइक को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी कार से उस ओनर के पास जाता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर उसने उसे वापस ज़िंदा कैसे किया। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉई आता है जो कि उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और वो तुरंत उसके सर पे वार करता है जिससे कि माइक वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर शेरिफ जब अपने घर में पहुँचता है तो वो अपने बेटे को आवाज़ लगाता है लेकिन माइक उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन उसे माइक कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी अचानक वो अपने घर में उस ओनर को पाता है तो वो उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पे है। तभी अचानक उसके पीछे एक एम्प्लॉई आता है जो कि उसे पीट के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो ओनर एक चाकू निकालता है जिससे वो शेरिफ की गर्दन ही काट डालता है जिसकी वजह से उस शेरिफ की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर माइक की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चेयर पे बंधा हुआ पाता है। तभी वो देखता है कि दूर से उसके फादर की गाड़ी आ रही है और उसे लगता है कि शायद उसके पिता यहाँ पर आए हैं उसे बचाने के लिए। वो गाड़ी के पास जाने लगता है अपने पिता से मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी उसे उसके पिता का कटा हुआ सर नज़र आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। तभी उसके सामने टेंट के अंदर से निकल के जेकब आ जाता है जिसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सारे कत्ल जेकब ही कर रहा था। जेकब बाहर निकल के उसके दोनों हाथ पकड़ के खींचता है जिससे कि उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं और उसका खून निकलने लगता है। उसके बाद वो अपनी उंगली उसके मुंह में डालता है और एक एक करके सारे दांतों को बाहर निकालने लगता है जिससे कि माइक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। माइक जब ये टॉर्चर नहीं सह पाता तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और जेकब का बदला अब पूरा हो चुका था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम उस सर्कस के ओनर को देखते हैं जिसने अपना सर्कस किसी और शहर में खोल लिया था। वहाँ पे वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और वो उसे जेकब की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक मुर्दा इंसान को जिंदा कर दिया और उसने अपने टॉर्चर करने वालों से बदला लिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। वो लड़की उससे कहती है कि उसे उसकी कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और फिर सीन जेकब की तरफ आता है जहाँ पे वो अपने घर में बैठा होता है और वो कैंडी खा रहा होता है और उसके बेड के नीचे उसकी माँ की लाश होती है, यानी वो अपने घर में वापस आ चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।